आइए प्लीज गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। हाँ निखिल जी, हिंदी में कि इंग्लिश में? सर हिंदी में। हिंदी में। एक शब्द तो हमने सुना था अखिल। जी सर। निखिल का क्या मतलब होता है? सर निखिल का मतलब संपूर्ण होता है। संपूर्ण। और अखिल का मतलब? सर दोनों लगभग पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये आप मुझे बताएं, द्विवेदी, द्विवेदी शब्द से क्या मतलब है? सर इसका स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं कहीं मेंशन है, लेकिन सर ऐसा कहा जाता है कि द्विवेदी मतलब जो पहले दो वेद को ज्ञाता होते थे सर। दो वेद या दूसरा वेद? सर दो वेदों का सर है। अब आप मुझे हमें बताएं 4 वाक्यों में, जो आपके बारे में यहाँ नहीं लिखा है, कि निखिल द्विवेदी के का व्यक्तित्व कैसा है? सर मैं मिलनसार हूँ, मैं नए अच्छे दोस्त बनाना चाहता हूँ। और सर जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी नई जगह घूमने की कोशिश करता हूँ, नई जगह जाना चाहता हूँ। और उसके साथ ही साथ में ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको मैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक पूरी कोशिश करता हूँ कि जब तक हो तब तक मैं उसको कंप्लीट रूप से। मतलब हारने से पहले हार नहीं मानते? नहीं सर, कभी नहीं। ठीक है, गुड। और कोई खामी? सर खामी ये है कि सर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाता हूँ तो फिर खाने पीने में कभी कभी खाने पीने का ध्यान नहीं रहता। यस सर। आप अभी आजमगढ़ में सर्विस कर रहे हैं, आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं? जी सर। जहाँ से अभी मेनका आ रही है। जी सर। कौन जीता है वहाँ से? सर वहाँ राम भुवाल निषाद जीते हैं। ये किस पार्टी के थे? समाजवादी पार्टी से सर। में और पहले तो सुल्तानपुर से दो बार रही है बीजेपी। सर इसके पहले एक बार वरुण गांधी जीते थे, उसके बाद मेनका गांधी जीते। कादीपुर तहसील है ना? जी सर। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताएं कि आपने 2009 में बीएससी किया, उसके बाद 2015 में आपने सर 2009 बीटेक किया कि बीटेक सर। बीटेक 6 साल, 4 साढ़े 4 साल का होता है कोर्स? सर 4 साल का होता है सर। 2009 में मैंने इंटरमीडिएट किया। हाँ। और सर 2011 मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। अच्छा, 2011 में किया। आप अभी आजमगढ़ में पोस्टेड हैं? जी सर। आजमगढ़ से कौन जीता है? सर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जीते हैं। धर्मेंद्र यादव अखिलेश जी के क्या बुआ के लड़के हैं क्या है? जी सर, उन्हीं के परिवार। अच्छा, आजमगढ़ में आप हैं रेन फॉरेस्ट ऑफिसर। जी सर। फॉरेस्ट ऑफिसर, एक तो डीएफओ होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। जी सर। उसके नीचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। सर उसके नीचे होता है सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको एसीएफ भी बोलते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और उसके नीचे फिर होता है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको पहले फॉरेस्ट क्या बोलते थे? फॉरेस्ट रेंजर बोलते थे। ये सर कहीं कहीं इसको रेंजर बोलते हैं, कहीं के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं। अच्छा, तो आजमगढ़ रेंज फॉरेस्ट ऑफिस लालगंज में है, वहाँ कितना फॉरेस्ट है? कोई जंगल? सर वहाँ पर 25 हेक्टेयर फॉरेस्ट है, अलग अलग रेंज में। हाँ। तो सर कभी कभी जैसे पहले के ज़माने से थोड़ा बहुत फॉरेस्ट लैंड थी हमारे पास। हाँ। सर वही है, और तो फॉरेस्ट लैंड वहाँ पर विशेष नहीं। अच्छा, वेरी गुड। और आपने लिखा है सॉल्विंग सुडोकू। जी सर। तो क्या कौन से लेवल पे? सर मैं 5 लेवल का होता है सर, तो मैं 5 लेवल तक सॉल्व करता हूँ सर। 5 लेवल तक, मतलब हार्ड लेवल पे आप कर सकते? जी सर, थोड़ा टाइम लगता है सर, लेकिन सॉल्व। हाँ, तो इसके कंपटीशन वगैरह में ही आपने भाग लिया? नहीं सर, कंपटीशन में भाग नहीं लिया सर, मैं अपने हॉब इंटरेस्ट के लिए बस करता हूँ। अच्छा, आपने 4 बार दिया एग्जामिनेशन मेन सिविल सर। सर्विसेज का? नहीं सर, मेन से एक ही बार दिया सर। अच्छा, मेन से एक ही बार दिया है। जनवरी 2003 में नहीं? अदर एप्लीकेशन, हाँ, ये जनवरी पोस्ट 2023। खैर, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। ये बताएं कि अभी 2-3 दिन पहले जी सर।
बल्कि आप समझिए 10 दिन पहले जी सर। पाक अधिकृत कश्मीर में एक आंदोलन हुआ था, जी सर। तो उसको उसके जवाब में पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? सर मैंने पढ़ा था सर, एग्जैक्टली सर याद नहीं पढ़ है। लीजिएगा। अभी कल नेपाल ने भारत समेत 15 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। ये क्यों? किसने किया? क्या हो सकता है? सॉरी सर। देख लीजिएगा। प्रचंड पुष्पकमल दहल प्रचंड ने बुलाए हैं विदेश मंत्री के एतराज़ के बावजूद, लेकिन केपी शर्मा ओली की शाह पे, क्योंकि अब उन्होंने केपी शर्मा से हाथ मिला लिया है नेपाली कांग्रेस छोड़ करके। ओके सर। अच्छा, इमरान खान ने भी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का नाम लिया, क्यों? चलिए पढ़ लीजिएगा, लगता है आज का अखबार आपने नहीं पढ़ा है। नहीं सर। पढ़ते रहिए। आखिरी सवाल, PIL, IPL और PLI ये क्या है? सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है सर, और IPL सर इंडियन प्रीमियर लीग है, और सर PLI सर नहीं याद रहा। PLI हाँ, यस यू आर कमिंग टू इट। सर गवर्नमेंट की एक स्कीम है सर, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। सॉरी सर। ठीक है, ओके, ओ टू यू। निखिल, जी सर। 2 गेम्स ऐसे हैं जो बिना किसी तैयारी के खेले जा सकते हैं। जी सर। कुछ नहीं करना पड़ता। 10-5 लोग इकट्ठे हुए और शुरू हो गए, 4 इकट्ठे हुए तो शुरू हो गए, 10-20 हुए तो हो गए। कौन कौन से 2 गेम्स? सर एक तो कबड्डी है सर। एक तो कबड्डी है, दूसरा सर एथलेटिक्स के गेम हो सकते हैं सर, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद होता है सर। तैयारी चाहिए। लड़कियों का गेम है। यस सर। लड़कियों का गेम है। सर ऐसी स्पेसिफिक लड़कियों का गेम सर? हाँ, लड़कियां ज़्यादा खेलती हैं। सर खो खो। खो खो खेलती हैं। यस सर। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यस सर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है? सर करंट डायरेक्शन। करके बताओ। सर एग्जैक्टली सर अभी याद नहीं सर। करंट डायरेक्शन तो पता है को, क्या कहाँ करंट है, कहाँ डायरेक्शन, कहाँ मैग्नेट है, किस डायरेक्शन में करंट है, किस में मैग्नेट, वो करके बताओ। सर याद नहीं है सर। याद नहीं होगा? अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम सुना है? जी सर। क्या होती है, किसको करनी होती है, कहाँ करनी होती है, क्यों करनी होती है? सर जैसे कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं सर, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं अच्छा, सर, हाँ, तो सर उनको अपने जो भी प्रॉफिट होता है उसका 2% साल भर में अपने आप को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना, जिसमें मुख्यतः जैसे सामाजिक जो भी सोसाइटी के, जैसे बच्चों के शिक्षा के स्तर पे हो गया, या फिर कहीं भुखमरी की समस्या है, या फिर कहीं कोई नया डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे किसी गांव के क्षेत्र में कुछ पे, तो उसमें आप कोई इस पैसे खर्च करेंगे, जिससे क्या होता है सर कि जो कंपनी होती है लोगों के बीच में एक थोड़ा बॉन्ड बनता है, और जो कंपनी होती है उसकी भी सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। आपकी कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये है? जी सर। सिर्फ 100 रुपये, तो 2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे? जी सर। ऐसे कोई नहीं करता कभी। फिर तो हर एक आदमी को अपने 100 रुपये प्रॉफिट सबका होता है। सर प्रॉफिट का आई थिंक 2% होता है सर। प्रॉफिट का तो प्रॉफिट ही कह रहा हूँ। जो नीचे रेडी वेडी वाले चल रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं ना, इनका प्रॉफिट 100 रुपये तो होता हो साल भर में। इनसे भी गाड़ियाँ में 2 रुपये खर्च करो 80,000। नहीं सर, रजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं सर, रजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं सर, रजिस्टर्ड कंपनी भी है जिनका प्रॉफिट 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये, तो उससे गाड़ियाँ 2% खर्च करो, 2,000 रुपये सीए साल में। करेंगे क्या? करता है कोई? नहीं सर, कहीं मैं टर्नओवर और प्रॉफिट में सर कंफ्यूज हूँ सर। तो टर्नओवर कितनी होगी तब? तभी तो करेंगे। कुछ टर्नओवर है ना, लिमिट है उसकी कुछ, उसके बाद ही तो करेंगे। जी सर।
नहीं पता, कोई बात नहीं। क्यों करें? सर सोसाइटी के प्रति अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो है। सभी की हो तो। नहीं सर, कंपनीज की जैसे कंपनी अपना एक काम करती हैं सर, हाँ। जैसे कोई भी कार्य करती रहती हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली सर वो ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं। जो भी चीज़ होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में उन सब ग्रोथ ओरिएंटेड काम करते हैं। तो जैसे इसमें अगर खर्च करेंगे तो सोसाइटी के प्रति उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर वो कुछ कार्य करेंगे तो उसके थ्रू उनका सोसाइटी के साथ एक इंटरलिंकेज भी बना रहेगा। वो तो नहीं बनाना चाहते इंटरलिंकेज। नहीं सर, हमारी तरफ से सर वो तो कानून नहीं बनाना चाहते सर, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। किसी फैक्ट्री में जाओ, इतना बड़ा बड़ा गेट लगा होता है और हमेशा बंद रहता है वो, आप घुस के दिखाओ उसमें, नहीं घुस सकते। जा सकते हैं क्या किसी बड़ी फैक्ट्री में? नहीं सर, फैक्ट्री में नहीं जा सकते सर, लेकिन कंपनी में, फैक्ट्री में, कंपनी में किसी में, तो गुड़गांव में, नोएडा में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, किसी में घुस भी सकते हैं आप। नहीं सर, वो तो सर, लेकिन CSR करते हैं सारे। जी सर, तो सर कंपनी में नहीं घुसना चाहिए सर बिना परमिशन के। हाँ तो आप बॉन्ड कैसे बनेगा? दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बॉन्ड बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बॉन्ड बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जी सर। फिर क्यों करना CSR? ठीक है ना। चलिए, फ्लोर वेज क्या होता है? सर फ्लोर वेज होता है, जैसे जगह स्पेसिफिक होता है। जैसे मिनिमम वेज जो होता है सर, वो तो हर जगह का लगभग फिक्स होता है। फ्लोर वेज होता है सर, कहीं कहीं जो लिविंग कंडीशंस होती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं, वहाँ पर जैसे महंगाई उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो फ्लोर वेज थोड़ा सा मिनिमम वेज से ऊपर डिसाइड किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट जिस लिए लाया गया है, उसके कारण जो जिस चीज़ की हम फुलफिल करना चाह रहे थे, वो चीज़ हमारे फ्लोर वेज से वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सर। फ्लोर वेज मिनिमम वेज से ऊपर होता है? जी सर। फ्लोर तो हमेशा नीचे रहता है यार, फ्लोर कहाँ ऊपर चला जाता है कभी भी? फ्लोर तो फ्लोर है। जी सर। कोई भी चीज़ होगी फ्लोर से ऊपर होगी वो। फ्लोर किसी के ऊपर हो सकता है क्या? डेफिनेशन से पता लग रहा है फ्लोर जो है ये फ्लोर है। जी सर। ये किसी चीज़ से ऊपर हो सकता है क्या? फ्लोर तो फ्लोर रहेगा, नीचे रहेगा हमेशा। कोई भी चीज़ होगी किसी ऊपर ही होगी। डेफिनेशन बता रही है फ्लोर वेज। आपका फ्लोर वेज ऊपर होता है। जैसे फ्लोर ये है तो नीचे ज़मीन से तो ऊपर है सर। हाँ, मिनिमम वेज जमीन के मतलब इससे भी नीचे होगा। सर मिनिमम फ्लोर वेज हमेशा मिनिमम वेज से ऊपर होगा सर। फ्लोर वेज मिनिमम वेज से ऊपर होगा। जी सर। अच्छा, ये लड़ाई चल रही है पिछले 6-7 महीने से इजराइल में, हमास में। जी सर। क्या प्रॉब्लम, क्या बात, क्या हो क्या गया? सर एक्चुअली इजराइल और पैलेस्टाइन का सर ये जो इशू है 1948 से चला आ रहा है सर। जब से इंग्लैंड ने बाल्फोर घोषणा पत्र लाया था, उसके बाद से वहाँ पर इजराइल को नया एक देश बनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने अधिकृत किया था कि 44% पे पैलेस्टीन रहेगा, 42% पे इजराइल रहेगा, 8% यूएन के पास रहेगा। तो सर उसी के बाद से लड़ाई कंटिन्यू स्टार्ट हुई है। उसमें कई सारे अरब वार हुए, और सर हुआ क्या कि लास्ट में अभी जाते जाते यहाँ पर गाजा पट्टी में हमास नामक एक संगठन ने वहाँ पर कब्जा कर रखा। वेस्टर्न बैंक पे सर जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO है, उसने कंट्रोल कर रखा है। तो सर PLO का कार्य क्या होता है कि अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमेशा वो शांतिपूर्वक ढंग से उसका विरोध, लेकिन हमास सर लगातार वो अटैकिंग रूप से आके इजराइल के साथ हमेशा युद्ध करता रहता है, और इसमें सर उसको अलग अलग तरीक़ों से मदद प्रदान होती है, और वो अपने अस्तित्व के लिए सर वहाँ पर वो लड़ाई कर रहे हैं इजराइल के साथ। ये पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान में क्या हो गया सडनली? इतनी बुरी हालत हो गई उनकी। आर वी हैप्पी अबाउट इट? हम खुश हैं इससे? नहीं सर, हम खुश नहीं हैं सर इस चीज़ से। तो हो क्या, पहले ये बताओ हो क्या गया वहाँ? सर वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं सर वो डाउन हुए हैं। नहीं तो वो सडनली थोड़ी हो सकते हैं, वो तो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लगते हैं इतना डाउन जाने के लिए। कोई भी चीज़ को, जी सर, कोई भी चीज़ को इतना डाउन जाने के लिए कि भुखमरी पैदा हो जाए देश में, बहुत टाइम लगता है। सर बीच में सर FATF ने उनको ग्रे लिस्ट में डाला था, जिसके क्यों डाला? वो तो डालते रहते हैं, वो डालते रहते हैं। ये सडनली नहीं डाल दिया ओके अब तक तुम्हारा सब ठीक था, आज तुमको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, ऐसा नहीं डाला। कभी ग्रे में, कभी ब्लैक में, कभी वाइट में, कभी किस, चलता रहता है उनका। जी सर। स्पेसिफिक 2-3-4 चीज़ें कुछ हुई पता हो तो आपको?
सर स्पेसिफिक तो नहीं पता सर। कुछ जगह ओके, हम खुश हैं, बड़े बढ़िया है, पर खड्डे में जाए पाकिस्तान, हमें क्या लेने देना। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। क्यों? सर हमारी तो अच्छा है ना। नहीं सर, कहीं भी बगल में हमारे देश में कहीं भी अगर अनरेस्ट की सिचुएशन आती है तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ेगा सर। अच्छा, वेरी गुड, ठीक। निखिल, इसमें आपके डैप से पता चल रहा है आप सन 2018 से लगातार प्रयासरत हैं सिविल सर्विसेज को लेके। इसमें 18 से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। प्रीलिम्स नहीं हो पाया आपका? मैम उसके बाद फिर 2019-20 में मेरा सिलेक्शन हो गया रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पे। सॉरी? 2020 में मेरा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पे चयन हो गया। जी। तो मैं वहाँ से मैं चला, मतलब फिर मैं साथ साथ में तैयारी करता रहा और मैं 19 वाला मींस दिया था यूपीएससी का। उसके बाद में मेरा इस पिछले वाले में सी साइड से रह गया, तो अभी मेरा हुआ नहीं, इस बार से मैं फिर से दिया। तो क्या कमी आपको लग रही थी पहले, क्या कमी रह गई, या अब आप किस तरह वेल प्रिपेयर्ड हैं? मैम कमी मेरे को लगता है कि मैम मेरे को कहीं न कहीं मेरा जो सी साइट में एक बार तो सी साइट में रह गया मैम, और एक बार मैम मैं ट्रेनिंग में गया था तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत हुई, और जिसके कारण से मेरा प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी दूसरी। तो क्या चेंजेस अपनाए आपने? हाउ हैव यू इम्प्रूव्ड योरसेल्फ? अब मैंने जैसे अपने जो स्टैटिक नोट्स हैं उन सब पे स्ट्रिक्ट रखा अपने आप को, और उसके बाद मैंने अभी सी साइट के लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो फिलहाल जिस पोजीशन पर आप कार्यरत हैं एज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, इसमें ज़्यादा मन नहीं लग रहा? नहीं मैम, बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैम मैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं और अच्छे जॉब प्रोस्पेक्टस के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्योंकि आपका फॉरेस्ट से लेना देना है, बताइए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या फ़र्क होता है? मैम बेस्ड ऑन इसमें रेगुलेशन का, यू हैव टू बी लाउडर थोड़ा सा। मैम इसमें रेगुलेशन का थोड़ा सा इशू रहता है। रेगुलेशन में जैसे नेशनल पार्क में होता है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी आपको अलाउ नहीं होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको कुछ न कुछ एक्टिविटी आपको अलाउ करनी होती है साथ ही साथ। मुझे एग्जाम्पल देते रहिए, एक नेशनल पार्क की एग्जाम्पल। मैम नेशनल पार्क जैसे दुधवा नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे है, और जैसे मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स होती हैं उनको वहाँ पर रहते हुए वहाँ पर लकड़ी इकट्ठा करने और वहाँ पर जो उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं फॉरेस्ट के उसको लेने के लिए अनुमति रहती है, जैसे करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और मैम तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें मोस्टली जैसे आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ वगैरह और ये सब नहीं कर सकते, और लगभग नॉर्मल जो भी चीज़ें अलाउ होती हैं जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कंस्ट्रक्शन के अलावा नॉर्मल सब चीजें अलाउड नहीं है? मैम, कंस्ट्रक्शन मींस आपको कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब चीज़ों के, लेकिन पब्लिक की मूवमेंट जो होती है वो रहती है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में? मैम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 20। कोई नहीं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब ये बताइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, अगर हम जो खाली जगह हैं और वो ख़ास तौर से जंगल और ये सब जगह ही बची हुई हैं आज की तारीख में, उन्हें ना काटें तो कैसे हाईवेज बनाएं, कैसे एक्सप्रेसवेज बनाएं? क्या इन दोनों के बीच का तालमेल क्या रहेगा? हाउ डू वी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरली विदाउट ruining द वाइल्ड लाइफ? मैम सर्वप्रथम प्रयास तो यही करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए हुए। कैसे, वो कैसे होगा? मैम जैसे अल्टरनेटिव रूट खोजना चाहिए, और उसके साथ में अगर सपोज एकदम लास्ट कंडीशन बचती कि हमको उधर से ले जाना है तो मैम उसके प्रोपोर्शनेट वे में हमें अलग से फॉरेस्ट क्रिएट करने पे बहुत पहले से ही ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर फॉरेस्ट क्रिएट हो। और उसके अलावा वहाँ पर वाइल्ड लाइफ, जैसे मैम अभी होलॉग गिवन एक सेंचुरी है मैम असम में, वहाँ पर जैसे ट्रेन की रेलवे का ट्रैक गुजरता है जी। तो वहाँ पर अब होलॉग गिवन ज़मीन पे पैर नहीं रखते हैं, वो पेड़ पे जो, तो उनके लिए क्या किया गया, ट्रेन के ऊपर से उनका एक पाथ बना दिया गया पेड़ों का ही सिस्टम से तरीके से, जिससे कि उनको डिस्टर्बेंस ना होता। ऐसा कोई न कोई एक कॉरिडोर की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि उनको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, और साथ ही साथ में जो हमारा डेवलपमेंट का काम है वो भी चला जाए। ठीक, थैंक यू सर। निखिल, आप फिलहाल
फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। यस सर। कुछ मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ बताइए। यस सर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि जो हमारी टेरिटरी है और वाइल्ड लाइफ की टेरिटरी है, इसमें जब भी इंक्रोचमेंट होता है तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मेन रूप से पहले पैदा होता है। और साथ ही साथ जब अगर हम उनके क्षेत्र में जाते हैं, खास करके वाइल्ड लाइफ क्षेत्र उसके अंदर जाते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। जैसे कि आजकल जैसे उनकी टेरिटरीज कहीं कहीं कम हो रही हैं, जिसके कारण से पशु बाहर, वाइल्ड लाइफ बाहर आते हैं और वहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। साथ ही साथ जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने चारे के लिए या फिर पशुओं के लिए वहाँ पर जाते हैं कहीं कहीं, या एनिमल बाई प्रोडक्ट इकट्ठा करने, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही मिनिमल होते हैं, क्योंकि सदियों से चले आते रहे, तो वहाँ ये समस्याएं नहीं देखी जाती। और साथ ही साथ सर जैसे डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर वाइल्ड लाइफ फायर होता है, उसके कारण से जो वाइल्ड लाइफ बाहर आते हैं और यहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। और साथ ही साथ में जैसे जो भी सटे हुए जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, वहाँ पर भी किसानों और पशुओं के बीच संघर्ष देखा जाता है। कहीं कहीं जैसे देखा जाता है हाथी ने नुकसान कर दिया है खेतों को, इस प्रकार से। 2 कॉन्क्रीट रीजन बताइए मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के। सर एक आदमियों द्वारा इंक्रोचमेंट जो किया जाता है, टेरिटोरी का इंक्रोचमेंट किया जाता है फॉरेस्ट लैंड का। ओके। और सर दूसरी समस्या सर कहीं न कहीं पोचिंग की भी देखी जाती है सर। रीज़न है ये मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। चलिए आप मेरे को ये बताइए कि आपने लार्सन एंड टर्बो में काम किया है एज ए सीनियर इंजीनियर। यस सर। उसके बाद आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए। जी सर। तो एक पोस्ट पे आप डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, यस सर। दूसरे आप इन्वायरमेंट में जी चले सर। गए। जी सर। So there is conflict between growth and environment. There is always conflict कि हम ग्रोथ को प्रेफरेंस दें या फिर इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन को कॉन्फ्लिक्ट करें। आपका डिबेटिंग में आपने गोल्ड मेडल जीता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक टॉपिक पर डिबेट करना है तो आप कौन सा चुनेंगे? ग्रोथ चुनेंगे, डेवलपमेंट चुनेंगे या फिर इन्वायरमेंट चुनेंगे? सर ओबियसली सर मैं इन्वायरमेंट चुनूँगा। एक रीज़न बताइए क्यों चुनेंगे आप? सर यहाँ पर सर लार्ज पब्लिक को कन्विंस करना बहुत ही आसान है, और अपनी बातों को मैं जो भी कर रहा हूँ सर उसको स्पेसिफिकली रूप से मैं बता सकता हूँ लोगों को। जैसे कि सर जैसे कि ग्रोथ का जो काम होता है, खास करके उसमें सर मोस्टली एक प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉई के साथ इन्वॉल्व होती है। लेकिन सर जैसे हमारा जो काम है इन्वायरमेंट का, इसमें सर हम भी इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ जो करंट सिचुएशन है उसकी डिमांड ये है कि सर कभी इन्वायरमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, इसलिए पब्लिक भी इस चीज़ को साथ में रहेगी। ओके। आप कल्चरल सेक्रेटरी रहे आपकी ट्रेनिंग एकेडमी में। जी सर। क्या फंक्शन था? व्हाट डिड यू डू देयर? सर जैसे कि हम वहाँ पर वीकेंड के समय सर वहाँ पर प्रोग्राम कराते थे कि जो भी सबसे अच्छा गाना गाएगा, जो सबसे अच्छा डांस करेगा, इसके बेसिस पे, या फिर सर कोई त्यौहार है तो वहाँ पर अच्छा हम प्रोग्राम कराते थे कि वहाँ पर पेंटिंग की, जैसे इन्वायरमेंट डे उसमें पेंटिंग की प्रतियोगिता करा दी है। तो ऐसे सर बहुत ही तरीके से। तमिलनाडु में आप रहे, एनआईटी त्रिची से आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तमिलनाडु में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें एनिमल राइट्स और कल्चरल राइट्स के बीच में क्लैशेस हैं। जी सर। आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी सर, हम पोंगल के समय हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सर पोंगल के समय से वर्ड नहीं याद आ पा रहा है सर, जो उनको कंट्रोल करने का सर मैं वर्ड एग्जैक्टली भूल रहा हूँ सर। किनको कंट्रोल करेंगे? सर जो बैल होते हैं सर उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर वो उन लोग की एक धार्मिक प्रथा है कि सर वो लोग जो जल्लीकट्टू सर जल्लीकट्टू बताइए। देयर वर डिबेट कि एनिमल्स को भी सर्टेन राइट्स दिए जाने चाहिए, जैसे कि हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं। जी सर। डू यू थिंक दैट हम एनिमल्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ राइट्स एज ए फंडामेंटल राइट्स? आपका क्या विचार है? सर एनिमल को फंडामेंटल राइट दे सकते हैं सर, लेकिन सर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है फंडामेंटल राइट्स का जो उपचार होता है उसके लिए
उसको उसका निर्धारण किसको दिया जाएगा। जैसे सर हमारे अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम अपने उपचार के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सर अगर उनको फंडामेंटल राइट दिए देंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो बहुत ही There are certain organizations जैसे कि जलीकट्टू का केस फाइल किया एनिमल राइट ग्रुप्स ने, ऐसे दे कैन डू दैट। सर लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, वो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सर उसका पहले हमें प्रोफार्मा देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए कौन कौन से रूल्स बनाते हैं जिसके, क्योंकि कहीं उसका मिसयूज तो नहीं किया जाएगा, ओके इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा सर। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, इम्पोर्टेंस बताइए सेविंग की इन इंडियन इकोनॉमी। सर इंडियन इकोनॉमी में सर जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है तो सेविंग का यहाँ पर महत्व है अभी, और इसका रीज़न है कि जैसे हम लोग सेविंग करते हैं तो कहीं न कहीं आगे वो लोन के रूप में प्राइवेट कंपनीज़ को देने में आसानी होती है, और जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट के बाद सर जॉब क्रिएट होती है, उसके कारण ग्रोथ होता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।